नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कारोबार जगत की अहम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। क्या है बाजार का हाल और कैसी है कारोबार की चाल, बताएंगे आपको। साथ ही आम लोगों के सर पर छत हो, इसके लिए सरकार ने किए हैं तमाम प्रयास। इस पर रहेगा हमारा खास फोकस, साथ ही करेंगे इस पर चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन में बड़ी छलांग। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंचा रक्षा उत्पादन। एक दशक में रक्षा निर्यात में भी 30 गुना बढ़ोतरी। सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए डिस्क्लोजर सीमा बढ़ाई। 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए हुई सीमा। जनवरी में ईएसआईसी से जुड़े 18 लाख से ज्यादा नए सदस्यों में 8.67 लाख 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के युवा। और आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ सेंसेक्स 78,330, वहीं निफ्टी में भी लगभग 100 अंकों की बढ़ोतरी। और आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि बाजारों का हाल क्या कुछ है और क्या अब की बार निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लाल निशान के साथ मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 23,745 पर, और जो गिरावट है वो -4 की है। तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी का हाल लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स ओपनिंग की बात करें तो हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 78,330.64, 346.26 की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। हरे निशान के साथ सेंसेक्स ओपनिंग आज कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 50 ओपनिंग की अगर हम बात करें तो 23,748.90 और 90.55 के यहां पर मामूली बढ़त नजर आ रही है। हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर कारोबारी दिन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कि मामूली यहां पर बढ़त नजर आ रही है निफ्टी 50 में, और इस वक्त वो 23,748 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मामूली बढ़त के साथ हरे निशान के साथ यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि बीते हफ्ते में भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिली थी, लेकिन इस हफ्ते लगातार हम देख रहे हैं कि हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी 50। और सोमवार और मंगलवार की जैसे कि हम आज की बात करें तो 23,748 पर यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी 50 ओपनिंग जो हम आपको बता रहे हैं कि हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मामूली बढ़त है 90.55 की। तो निफ्टी 50 ओपनिंग और इसके अलावा जो हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से जो बाजारों की चाल है वो अब की बार साफ तौर पर हरे निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी किफायती ये सौदा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी 50 ओपनिंग की अगर हमने बात की तो ये 90.55 के साथ हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के फोकस की। तो आम लोगों के जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। लोगों को आशियाना मिले और लोग अपने घरों में आरामदायक जीवन बिता सकें, इसके लिए सरकार न सिर्फ उनके लिए पक्के मकान बनाकर दे रही है, बल्कि जो लोग खुद का घर नहीं खरीद पा रहे हैं या शहरों में किराए का मकान कम दामों पर लेकर रहना चाह रहे हैं, उनके लिए भी सरकार कई व्यवस्थाएं कर रही है, जिससे कम दामों में उनके सर पर छत रह सके और वो भी मुख्य धारा से जुड़कर कदम से कदम मिलाकर चल सके। और ऐसे खास तबके को लेकर आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसने शहरी प्रवासी या गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक उप योजना के रूप में एक किफायती किराए के आवास परिसर यानी कि
ARHC शुरू किया है और जिसके अंतर्गत अहम मॉडल बनाए गए हैं। क्या है ये मॉडल, आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये लगातार लोगों के जो सपनों का घर है उसको किस तरह से मुकम्मल किया जा रहा है और क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है, क्या इसकी रूपरेखा रखी गई है और किस तरह से ये मॉडल काम करता हुआ नजर आता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आम लोगों का सपना आशियाना हो अपना, जी हां, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि PMAYU की एक उप योजना से लोगों को सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ है इसमें, आइए वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पूरी योजना जो है वो काम करती हुई नजर आती है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना यानी कि ARHC, उसके जरिए लोगों को घर मिलेगा और ये घर किराए पर होगा क्योंकि हमने देखा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना घर नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए काफी किफायती सौदा होगा और ये जो सौदा है वो सरकार द्वारा दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है, क्या इसका मॉडल है, इस पर हम रूपरेखा जो है इसकी हम आपको बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन के अंतर्गत इसमें आवास मिलेगा और राजीव आवास योजना के तहत निर्मित सरकारी खाली घर जो हैं उनका आवंटन किया जाएगा और इसके जो लाभार्थी होंगे उसके लिए भी एक अलग से पैरामीटर बनाया गया है कि किस तरह से उनको यहां पर अपना घर मिलता हुआ नजर आएगा। इनका उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी में किया जा सकता है और इसके लिए भी एक रूपरेखा तैयार की गई है कि जिसके अंतर्गत यह काम करता हुआ नजर आता है। जैसे कि सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHC में परिवर्तित करने के लिए भी इसे किया जा सकता है और इसी के जरिए ही जो खाली घर हैं वो वहां पर मेंशन होते हैं, जिसके बाद फिर लाभार्थियों को मिलने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। सार्वजनिक निजी संस्थाओं द्वारा खाली भूमि पर ARHC का निर्माण, संचालन और रखरखाव जो है वो हो सकता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण पहल है जिसके जरिए लाभार्थी जो हैं यानी कि जिनको घर चाहिए उनको साफ तौर पर ये लाभ इसका मिलता हुआ नजर आता है। ARHC के लाभार्थी शहरी प्रवासी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होते हैं और ये ऐसा वर्ग होता है, इनमें अगर हम बात करें तो श्रमिक होते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं और इसके अलावा भी तमाम ऐसे लोग होते हैं जो इनके लिए कैपेबल होते हैं और साफ तौर पर उन्हीं को ये घर सरकार द्वारा दिया जाएगा। और इसमें साफ तौर पर जो लोग हैं उनको जो सहूलियत है, जो प्रवासी हैं अन्य शहरों में जाते हैं वहां पर काम करते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा एक कम रेट में उनको ये रेंटिंग प्रॉपर्टी मिलती हुई नजर आ सकती है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 5,648 से ज्यादा खाली घरों को ARHC में शामिल किया गया है। ये कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और इसके अलावा भी जो 7 राज्यों में 82,273 नई ARHC इकाइयों के प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी दी गई है सरकार द्वारा और जब ये मंजूरी मिली है तो इसमें 35,425 से ज्यादा इकाइयां जो हैं उनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और बाकियों का पूरा किया जा रहा है जो अलग अलग स्टेजेस में है। कोई पहली स्टेज में है, कोई दूसरी स्टेज में है और वो भी जल्दी से जल्दी फाइनल हो सकता है। योजना के तहत कुल 173.89 करोड़ रुपए जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं और इस योजना के लिए जो ये पूरा अमाउंट है वो लगातार हम देख रहे हैं कि उसमें उन घरों को बनाने का और उसके बाद लोगों तक पहुंचाने की जो पूरी राशि है वो ये दर्शा रही है। और इसके अलावा स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर घर का किफायती किराया भी जो है वो तय किया जाएगा जिससे लोगों को सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। तो आप समझिए कि एक तरफ तो सरकार लगातार लोगों को घर बनाकर दे रही है। अभी बीते दिनों भी हमने देखा 3.5 लाख से ज्यादा जो घर हैं वो आवंटित करने के लिए एक नई परियोजना की वहां पर शुरुआत की गई और उसके बाद अभी जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो लोग अपना घर नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए भी सरकार लगातार व्यवस्थाएं बना रही है और यही व्यवस्थाएं हैं जो लोगों को मजबूती दे रही है, उनको सशक्त बना रही है, भारत में मुख्य धारा से जोड़ रही है और कदम से कदम मिलाकर साफ तौर पर आगे बढ़ने का पूरा अवसर यहां पर देती हुई नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं और क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो लगातार दुरुस्त करने की कवायद जो है वो सरकार की तरफ से जारी है। सुधीर कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व सचिव हैं आवासीय और शहरी मंत्रालय के। सुधीर सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो यही है कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं जो हाल फिलहाल में लगातार एक तरफ तो सरकार घर तो दे ही रही है, दूसरी तरफ वो भी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं कि जहां जो लोग अपना घर नहीं ले पा रहे हैं तो उनको किराए पे कम से कम ऐसे घर मुहैया कराए जा सके जो उनका जो मूल्य है वो बहुत सामान्य हो। ऐसे में किस तरह की ये पूरी रूपरेखा रखी गई है और कितना चैलेंजिंग ये रहा है क्योंकि सरकार लगातार ऐसे लाभार्थियों तक चाबी पहुंचाने के लिए किस तरह से उसकी रूपरेखा रखी गई है और कैसे कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है? सर, सबसे पहले तो गौरव जी आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे आपने अभी तक बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि हाउसिंग को लेकर सरकार के क्या प्रयास रहे हैं
और हम जानते हैं कि जनता को जो आवश्यकता है, सामान्य कॉमन मैन को रोटी, कपड़ा, वाहन और मकान, 4 चीज़ें चाहिए। जी। अब आज के समय में रोटी, कपड़ा और वाहन भी मिलना उतना मुश्किल नहीं रह गया है, क्योंकि आदाएँ बढ़ चुकी हैं। लेकिन घर की समस्या ऐसी है जो बरकरार है, और वो बरकरार कई वजह से है। हालांकि बहुत से घर बने हैं। पीएमएवाई योजना जो है उसके प्रथम चरण में जो 10 साल चला, लगभग 90 लाख से अधिक घर बना के कंप्लीट किए जा चुके हैं। जी। लेकिन फिर भी जो है हाउसिंग की समस्या आप पाएंगे शहरों में अभी भी झुग्गी झोपड़ियाँ वर्तमान हैं, निवर्तमान हैं। उसका कारण ये है कि शहरीकरण जो हो रहा है, लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, वो नौकरी की तलाश में आ रहे हैं, और वो नौकरी ऐसी नहीं है जहां उनको ज़िंदगी बितानी है। वो आज इस शहर में नौकरी कर रहे हैं, कल किसी और शहर में नौकरी कर रहे हैं। तो ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का मुद्दा है, ये जो है विशेष करके जो लोअर इनकम ग्रुप हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जैसे कि हमारे जो जोमेटो या अमेज़ॉन के कुरियर लोग हैं, या और ऑटो रिक्शा चलाने के वाहन के, या टैक्सी वाहन चालक हैं, या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या अन्य तरह के। तो अब ये जो है नौकरी एक बंद के एक शहर में नौकरी करना इनके लिए मुश्किल है। तो ये शहर शहर छोड़ते रहते हैं, तो इनके लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल है। जी। इसलिए रेंटल हाउसिंग की बहुत, इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं आज, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये आज इस प्रोजेक्ट में हैं, कल कहीं और जाएंगे। तो इसलिए रेंटल हाउसिंग के अलावा कोई और चारा है नहीं। अगर हम घर उनको मुहैया कराएंगे भी, तो भी वो उसमें कितने शहर में घर मुहैया करा सकते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है, ना वो मैनेज कर सकते हैं। इसलिए रेंटल हाउसिंग स्कीम की बहुत बड़ी आवश्यकता थी अब तक, जिसको कि अब ज़ोरदार ढंग से इसको जो है कारगर करने की व्यवस्था की गई। पहले भी योजना थी, है ऐसा नहीं है पहली बार आई है, लेकिन उसमें उतना पुश नहीं किया गया था। तो इस योजना में इन्होंने जो 2 अंग बनाए हैं, एक अंग तो ये है कि अब तक जो घर बने थे, जो आपने दिखाया था कि जेएनएनयूआरएम के तहत जो घर बने थे, उसमें बहुत काफ़ी कुछ खाली भी हैं, और भी योजनाओं में खाली घर पड़े हैं। तो जो खाली घर हैं उनको रेंट पर देने के लिए एक व्यवस्था तो ये है, और जो उसके लिए ये म्यूनिसिपैलिटी के आधार पे किया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी को उनको प्रोजेक्ट या जो भी ओनर हैं उसके खाली घर पड़े हुए हैं, किसी का ओनरशिप नहीं है, तो म्यूनिसिपैलिटी ओनर बन के उसको रेंट देगी, या कोई सरकारी संस्था उसको रेंट पर देगी। और दूसरा मॉडल जो ये है, जिसमें कि खाली पड़ी ज़मीनें जो हैं, जो कि सरकारी जो कंपनीज़ हैं या कोई प्राइवेट एंटिटी भी हैं, वो खाली घरों में जो है ज़मीनों में घर बनाएंगे, और सरकार उनको सपोर्ट देगी इस योजना के तहत, और वो घर बना के रेंट पर देंगे। जो रेंट है वो रीजनेबल रेंट होगा, जो कि सरकारी निर्देश में होगा। और ऐसा होगा कि अगर ये भी 25 साल को उनको कंसेशन दिया जाएगा, 25 साल के लिए वो प्रोजेक्ट का लैंड उनके पास रहेगा, प्रॉपर्टी उनकी ओनरशिप में रहेगी, लेकिन वो रेंट पर देंगे। और रेंट जो है वो रीजनेबल रेंट होगा, जिसका रीजनेबलनेस जो है वो सरकारी संस्थाएं जो हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो या सरकारी जो भी डिपार्टमेंट हो, वो उनके साथ मिल के तय करेंगे, और उसमें नॉमिनल इंक्रीज हर साल के प्राविधान किया गया है। जी। सुधीर जी, जो लाभार्थी हैं उनका क्राइटेरिया किस तरह से डिसाइड किया जाता है? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास देने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो इसमें क्या कर सकते हैं, और अगर उनको चाहिए तो वो किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी देखिए, तो इसमें क्या है कि कैटेगरी बनाई है ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी। तो ईडब्ल्यूएस यानी 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आदाय उनकी होगी, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहलाएंगे। और 3 लाख से 6 लाख जो है वो लोअर इनकम ग्रुप, और 6 लाख से अधिक जो होंगे 12 लाख तक के, उसमें भी 2 ग्रुप हैं, 6 लाख से 9 लाख एमआईजी 1, और 9 से 12 लाख एमआईजी 2। तो ये तो इनकम क्राइटेरिया बना हुआ है। और आप ये भी देख लें कि जो आजकल आप जो एक बात कही कि लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगा कि जो ये काम करने लोग आ रहे हैं, अमूमन वो 3 से 5-6 हज़ार तक का रेंट दे रहे हैं झुग्गियों में, जहाँ पर रहने की हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मिनिमम 3,000 रुपया रेंट वो दे ही रहे हैं। पर मंथ की बात मैं कह रहा हूँ, ये पर मंथ 3,000 बहुत होता है। तो उससे 1/3 में ही ये जो रेंट सरकार फिक्स करेगी, ये तो उससे तो काफ़ी कम होगा, ऐसा मैं पूरा मानता हूँ, क्योंकि सरकार के निर्देश। और वे साथ में सरकार जो है वो वहाँ पर पानी बिजली की व्यवस्था और सभी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करने का इंश्योर करेगी। इसलिए ये घर जो है, जो लाभार्थी होंगे वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे, लेकिन इसको पुश करना है, इस योजना को पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो गरीब हैं ये काम अपने जहाँ काम कर रहे हैं उसके पास में रहना चाहते हैं, इसीलिए ये झुग्गी वगैरह में रहते हैं, क्योंकि बहुत दूर आना जाना भी मुश्किल है। इसलिए ये जो है ये इनके लिए एक चैलेंज बनेगा कि जो जहाँ घर बनाएंगे वो शहर से बहुत दूर दराज बनाएंगे, तो फिर ये मुश्किल होगी। तो ऐसे में ये जो इकाइयां हैं जो घरों की हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ आंकड़े भी अपने दर्शकों के साथ साझा किए कि 35,000 से ज़्यादा जो इकाइयां हैं वो अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी की जो अभी हैं वो किस स्टेज में अभी हैं, और कब तक वो भी कंप्लीट होने के जो पूरा अनुमान लगाया जा रहा है वो कब तक हो सकता है?
बस ये देखिए, ये तो समय की बात है, क्योंकि अलग अलग लोकल समस्याएं होती हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। वो जब प्रोजेक्ट चलने के समय नई में दिक्कतें थी, आधे से लगभग इन्होंने 80-82 हज़ार घर शुरू किए थे, उसमें से 35-36 हज़ार कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 40-45% कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा मानना ये है कि आने वाले दो एक साल में वो भी पूरे हो जाएंगे। जी। लेकिन देखिए, वो पूरा होना तो एक उपलब्धि होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि और घर बनना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे 1 लाख घर, और कहाँ पर जो शहरों की बढ़ती आबादी जो है, जो करोड़ों की संख्या में प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो इसलिए जी। आवश्यकता तो बहुत अधिक है। और इस योजना के माध्यम में जो इसको चला रहे हैं, जो अधिकारी, जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं जो इसको दिशा निर्देश दे रही हैं लोकल लेवल पर, जी। भारत सरकार के लेवल पर तो नीति बन गई, नोटिफाई हो गई, उसके पैसे का प्रोविजन भी कर दिया, इसमें ग्रांट की भी व्यवस्था है थोड़ी। हालांकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें कि कंसेशनियर जो है वो रेंट के माध्यम से अपनी रिकवरी करेगा इन्वेस्टमेंट की, लेकिन सरकार जो है वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्कीम के तहत ग्रांट भी देगी, जिसमें कि वो नए ढंग की चीज़ें यूज़ करें, मॉडर्न ढंग के ब्रिक यूज़ करें जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वगैरह यूज़ करें, घरों को जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली घर बनाएं, उसके लिए जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा वो ग्रांट भी देगी सरकार। तो योजना के लेवल पर भारत सरकार की ओर से जो रोड मैप है वो फर्स्ट क्लास तैयार है, बिल्कुल एकदम हर तरह बिल्कुल। से दुरुस्त है। लेकिन अब लोकल संस्थाएं जो हैं, राज्य सरकार और उसके नीचे जो है म्यूनिसपैलिटीज़ हैं और जो भी संस्थाएं हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ के ऐसी योजनाएं लोकल लेवल पर बनाएं जो कि काम में आए। आपने खुद ही देखा कि घर खाली पड़े हुए हैं, जब जी। उन्होंने कहा कि राजीव आवास योजना के घर आज तक खाली पड़े हैं, जो 10 साल से अधिक हो चुके हैं, तो उसकी वजह क्या है कि वो घर ऐसी जगह बने हैं जहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते हैं। घर अच्छे हैं, लेकिन कम आदाय के लोग जाएं कैसे वहाँ पर, रोज़ आना जाना और अपने परिवार को संभालना उन जगहों में, जी। ये चैलेंज है। इसके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। अब योजना में ये भी व्यवस्था है कि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ और रोड वगैरह बनाना, और ये लोकल अधिकारियों का कर्तव्य है, लोकल जो डिपार्टमेंट है उनका कर्तव्य है कि वो बस व्यवस्था वहाँ पर कराएं, वहाँ पर जो है हॉस्पिटल और जो स्कूल की व्यवस्था हो जाए। सभी की योजनाएं हैं। आप देखिए कि अस्पताल के लिए भी जो है उसकी भी योजना है, भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, स्कूलों के लिए योजना है, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, सभी कुछ उपलब्ध है। अब जी। एक ये है कि अब ये हर एक चीज़ तो प्रधानमंत्री आवास योजना में दी नहीं जा सकती है, अलग अलग योजनाओं के तहत है, उसको इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट बिल्कुल। वाइज शहर में और शहर के अंदर सब सब जो है प्रोजेक्ट बना के काम करना है। तो ये बहुत अच्छी, और अगर इसको नहीं किया तो देखिए पैसे भी खर्च हो रहे हैं सरकार के। 1 करोड़ के करीब घर बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, 1 करोड़ और बनने का प्रोविजन है। ये जो हमारी PMAY 2.0 है, इसमें जी। 1 करोड़ शहरों में 1 करोड़ मोर हाउसेज का अनाउंसमेंट हो चुका बिल्कुल। है। जी। लेकिन अगर हम 2 करोड़ घर बनाने के बावजूद शहरों में झुग्गी झोंपड़ी देखते रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर लोकल लेवल पर इसमें चूक हो रही है। तो एक इसके तो लिए सुधीर बहुत जी, इस बात को जो आपने अभी कही, इसी बात से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, कैसे इन सब चीजों को मैनेज किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या क्या नए इनिशिएटिव्स हैं जो अब सरकार ले रही है, जिससे आने वाले समय में जो लोग हैं जिनको पक्के मकान देने हैं, क्योंकि एक तरफ तो झुग्गी झोपड़ी है, उसको किस तरह से हटाना है और किस तरह से लोगों को नया घर देना है, क्या इसके लिए किस तरह से जो रूपरेखा रखी गई है वो क्या कहती है, और मैनेजमेंट इसका किस तरह से किया जाएगा? तो पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जी। देखिए, दो तरह की इसमें दो हैं कैटेगरी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में है कि जो घर ऑलरेडी बन चुके हैं और खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसे घर जो हैं वो खाली वो बनाए किसने, सरकार ने बनाए हैं। भले ही राज्य सरकार की संस्थाएं जो हैं उनके माध्यम से बनाए होंगे, जी। लेकिन ओनरशिप सरकार के पास है। आप उसको राज्य सरकार मान लें, केंद्र सरकार मान लें, या कोई भी लेवल का गवर्नमेंट मान लें, तो उसमें ओनरशिप सरकार के पास बनी रहेगी, वो रेंट पर दिया जाएगा। तो ये तो एक हो गया। और रेंट का मैनेजमेंट करेगी म्यूनिसपैलिटी, जो संबंधित लोकल संस्थाएं जो हैं वो रेंट का मैनेजमेंट करेंगी, जी। वही पूरा उसका अख्तियार लेंगी और वो रेंट पर देंगी और रेंट का रिवीजन करती रहेंगी। ज़्यादा रेंट बढ़ाना भी नहीं है, यानी कि 8% प्रति, पहले तो नॉमिनल रेंट रखेंगे, जो कि देखिए एक और बात है कि जी। बार बार हम ये कहेंगे कि नॉमिनल रेंट का मतलब ये है कि बहुत कम होगा, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कोई लेगा ही नहीं, ये भी मान के चलना। तो इसलिए जी। खुद ही रीजनेबल रेंट बनेगा वो, जिससे कि कोई ले भी तो सही उसको। तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जब कैटेगरी 1 में लोकल संस्थाएं जो है, म्यूनिसपैलिटी वगैरह जिन्होंने घर बनाए हैं, जो अभी ओनर है वही बने रहेंगे। जी। कैटेगरी 2 में नए घर बनने की बात है, जो कि PSU हैं या प्राइवेट कंपनी है, वो भी प्राइवेट एंटिटी है, वो भी बना सकती है। उनके पास ज़मीन होनी चाहिए, उनको जी। ज़मीन का ओनरशिप अपना दिखाना होगा, जी। और फिर वो घर बनाएंगे और रेंट गवर्नमेंट के साथ मिल के तय करेंगे, और वो जो टेनेंट है उसको वो देंगे और रेंट पर ठीक। देते रहेंगे। और जी। 25 साल के बाद ये तक वो प्रोजेक्ट में सरकार का सपोर्ट बना रहेगा। और उसके बाद तो 25 साल बहुत अवधि होती है, जी। उसमें बदलेगा, समय बदलेगा, तब देखा बिल्कुल। जाएगा।
बिल्कुल, इसलिए समय आप बदलेगा, आय भी बदलेगी और जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में प्रगति चली रही है, तो उससे कहीं न कहीं जीवन जो है वो और आसान होता हुआ नज़र आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर हमसे करने के लिए और दर्शकों तक संपूर्ण जानकारी पहुँचाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पर जैसा कि हमने दिखाया आपको कि किस तरह से जो लोगों का जीवन है उसको और आसान बनाने के लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता के साथ वो आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारत में रक्षा उत्पादन ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 1,27,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया है और यह 2014 से 15 की तुलना में 174% की वृद्धि को दर्शाता है। यह उपलब्धि मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के कारण संभव हुई है। साथ ही भारत के रक्षा निर्यात में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जिसमें लगभग 30 गुना वृद्धि हुई है। भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। स्वदेशी तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि आईडेक्स और सामर्थ्य जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं, जो एआई, साइबर युद्ध और स्वदेशी हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। सृजन के पहल के तहत अब तक 14,000 से अधिक रक्षा वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, जबकि पीआईएल में 3,000 से अधिक वस्तुओं को शामिल किया गया है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात को हासिल करना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एमएसएमई प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत एक उप योजना शुरू की है, जिसे एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके देश में ई कॉमर्स को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से ये पहल विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ साथ महिला उद्यमियों पर केंद्रित है, जिससे उनके व्यापार को नई गति मिल सके। इस योजना के लिए 27 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। सरकार की इस पहल से एमएसएमई क्षेत्र डिजिटल रूप से एक साथ आगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी सशक्त होगा। और वहीं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए डिस्क्लोजर सीमा को बढ़ा दिया है। सेबी ने डिस्क्लोजर सीमा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दी है। सेबी ने बोर्ड बैठक में यह मंजूरी दी। सेबी के मुताबिक कैश इक्विटी बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेज वृद्धि के कारण ये समायोजन आवश्यक था। बता दें कि एफपीआई के लिए डिस्क्लोजर की सीमा में आखिरी बार बदलाव वित्त वर्ष 2022 से 23 में किया गया था। सेबी की मंजूरी के बाद अब भारतीय शेयर बाजार में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की होल्डिंग रखने वाली एफपीआई को डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता होगी। साथ ही सेबी ने कहा है कि डिस्क्लोजर सीमा के अलावा एफपीआई के नियमों में और कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की अन्य खबरों के साथ। तो आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी में जनवरी में 18 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक जनवरी में जुड़े नए सदस्यों में 8.67 लाख सदस्य 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं।
चेयरपर्सन बोर्ड सदस्यों और अधिकारियों के हितों के टकराव और डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए सेबी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। समिति मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों की संपत्ति, निवेश और देनदारियों को शामिल किया जाएगा। आरबीआई ने वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए 10 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी डॉलर और रुपए की अदला बदली की है। इस नीलामी के पहले चरण का निपटान 26 मार्च और दूसरा 27 मार्च को संपन्न होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 27 मार्च को बेंगलुरु में देश में सेमीकंडक्टर प्रणाली पर नैनो इलेक्ट्रॉनिकी रोड शो और सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह रोड शो नवाचार के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के निवेश को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की NMDAFC की योजनाओं से लगभग 1,85,000 लाभार्थियों ने रियायती ऋण का लाभ उठाया है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंक और IBBI बैंक नेट मंच का उपयोग कर रहे हैं। बैंकों की परिसंपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को सुव्यवस्थित बनाने के लिए जनवरी 2025 में यह पोर्टल शुरू किया गया था। भारत को सर्विस आधारित मॉडल से प्रोडक्ट आधारित मॉडल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत ने कहा कि भारत को इनोवेशन के क्षेत्र में स्वयं को मजबूत करना होगा। भारत का शहरी गैस वितरण वित्त वर्ष 2024 में 20% से बढ़कर 2030 तक 25% होने का अनुमान है। केयर एज रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।